कक्षा 11 के अंदर आरोह पुस्तक में हम पथिक कविता को पढ़ रहे थे। राम नरेश त्रिपाठी की यह कविता जो तत्सम प्रदान खड़ी बोली हिंदी के अंदर है और उसमें कुछ अलंकारों का वर्णन भी किया गया है, साथ ही बिंब और अनेक प्रकार के शब्दों का इसके अंदर हमको मिश्रण दिखाई देता है। प्रकृति को लेकर यहाँ पूरी की पूरी जो कविता है, हमने पूर्व के अंदर ऊपर जो वर्णित है यहाँ सारे काव्यांश पढ़ लिए थे। अब केवल 2 काव्यांशों को पढ़ना हमारे बाकी रहा था, तो आज इस क्लास के अंदर हम इन 2 काव्यांशों को पढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हमारे जो भी एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम आया है उसमें 2 प्रकार के प्रश्नों का पैटर्न हमारे बनता है। एक प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वह काव्यांश के आधार पर बता रहा हूँ मैं, वह बनते हैं अर्थगण संबंधी प्रश्न। तो पैटर्न हमारा यही रहेगा, काव्यांश आएगा और उस काव्यांश के आधार पर आपको 2 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। एक तो होता है अर्थगण, मतलब उसके भावार्थ से संबंधित, और एक होता है सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न, अर्थात अलंकार, छंद, भाषा शैली, ये सब जो होती है और भी अनेक प्रकार के तत्सम, तद्भव, प्रदान जो शब्द हैं, वे शब्दों का जो मिश्रण है वो इस भाषा के अंदर सौंदर्य बोध के अंदर बताया जाता है। तो 2 प्रकार के प्रश्न, और तीसरे प्रकार का जो प्रश्न बनेगा वो पूरे उस पाठ के आधार पर बनेगा, वहाँ होगा विषय वस्तु संबंधी प्रश्न। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न हमको करने हैं। चलिए, तो आज हम प्रश्नों के बारे में तो और भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज हम यह पथिक कविता के 2 काव्यांशों को पढ़ रहे हैं कि राम नरेश त्रिपाठी ने इनमें किस प्रकार का वर्णन किया है। वन उपवन गिरी शानु, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नैन नीर झड़ते हैं, पड़ो लहर तट तृण, तरु गिरी नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है यहाँ मधुर कहानी, विश्व विमोहनहारी। बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। आत्म प्रलय, देखिए इसमें एक शब्द आया है आत्म प्रलय, स्वयं को भूल जाना। आत्म प्रलय का अर्थ है स्वयं को भूल जाना। तृण, तृण का मतलब है तिनका, ये तृण शब्द आया है, तत्सम शब्द है। जलद, जलद का अर्थ है बादल। विश्व विमोहनहारी, संसार को मुग्ध करने वाली, संसार को आकर्षित करने वाली। सानु, सानु का अर्थ है, यह भी हमारे लिए नया शब्द है, सतह, यानी पर्वत की जो चोटी की समतल भूमि होती है उसे कहते हैं शानु, सतह। वन उपवन गिरी सानु, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। पथिक कहता है आगे ही इस प्रकृति के संदर्भ में कि प्रकृति में चल रही प्रेम लीला, अर्थात जो तारों का आकाश गंगा के अंदर, सूर्योदय से पूर्व आकाश गंगा के अंदर तारों का जगमगाना, चंद्रमा का हंसना, वृक्षों का सजना, पक्षियों का चहकना और फूलों का महकना को देखकर मेघ भी प्रेम से आनंदित हो जाते हैं। वन उपवन गिरी सानो, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, उनसे भी रहा नहीं जाता। वे अपने प्रेमोन्माद को प्रकट करने के लिए, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए वनों, उपवनों, पहाड़ों, पर्वतीय समतल धरती और कुंजों पर बरस पड़ते हैं। मतलब बादलों से भी इस प्रकृति के जो पूर्व में हमने काव्यांश पढ़े हैं उससे संबंधित बात बताइए आपको कि जो पूर्व में फूलों का महकना, पक्षियों का चहकना, वृक्षों का सजना, चंद्रमा का हंसना, ये जो आकाश गंगा के अंदर जो प्रकृति की घटनाएं घटित हो रही है उससे बादलों से भी रहा नहीं जाता। और वन उपवन गिरी सानु कुंज में जो
बादल भी है वे बरस पड़ते हैं। कुंज वृक्षों का समूह, कुंज का अर्थ है वृक्षों का समूह। मेरा आत्म प्रलय होता है, नैन नीर झड़ते हैं। कवि कहता है कि इस प्रेम लीला के दृश्य को देखकर स्वयं पथिक भी भाव विभोर हो जाता है। नैन नीर झड़ते हैं। नैन नीर का मतलब है आंखों से निकलने वाले आंसू, और उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। देखिए, प्रकृति के प्रति भावुक होना मनुष्य का एक प्रारंभ से ही स्वाभाविक गुण रहा है। इस कविता को पाठकों के सामने रखने का उद्देश्य भी यही है कि हम प्रकृति के संसाधनों, प्रकृति के घटकों और प्रकृति के तत्वों को समझें। क्यों? क्योंकि इस भौतिक संसाधन के अंदर, इस भौतिक वातावरण के अंदर, भौतिक जीवन के अंदर लोग प्रकृति से धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, और उसके भाव को ना, उसके प्रकार को ना समझ पा रहे हैं। इसलिए ये कविता हमारे सामने इस तरह भी प्रस्तुत है, तो उसको इस दृष्टि से भी हमें समझना पड़ेगा। पड़ो लहर तट तृण तरु, गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। पथिक आगे कहता है कि हे प्रिय, प्रकृति की इस मधुर वातावरण में चारों ओर एक प्रेम कहानी चल रही है। पड़ो लहर, इससे तुम सागर की लहरों में, पड़ो लहर यानी सागर की लहर, सागर के तट पर, तट तृण तिनकों में, तरु पेड़ों में, गिरी पहाड़ों में, नभ तारों से सजे आकाश में, सूर्य की किरणों में और बरसते हुए बादलों में इस प्रेम कहानी को पढ़ो। ये वाला जो अर्थ है पढ़ो वाला, यह अंत में व्याख्या करते समय आ जाएगा। इस सबके अंदर तुम इस प्रेम कहानी को, बरसते हुए बादलों में इस प्रेम कहानी को तुम पढ़ो। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी, कि यहाँ प्रेम लीला सारे संसार को मोहित करने वाली के रूप में छाई हुई है। तुम इसे अनुभव करो। देखिए, प्रकृति को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। तारों का उदय होना यानी तारों का दिखना, प्रकृति उषाकालीन सूर्य का अस्त होना, किस तरह लाल, अरुण लाल रंग में, फिर पीले रंग में, नदी की कल की ध्वनि, पक्षियों का कलरव, ये सब बातें अनुभव करने, देखने के बाद में अनुभव करने जैसी ही होती है। हम इसको अनुभव कर सकते हैं। इसको कवि ने कहा है कि लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मोहन हारी, अर्थात लीला, यह जो संसार की लीला है यह मोहित करने वाली है और यह हमारे चारों ओर छाई हुई है, इसलिए तुम इसे जीवन में अनुभव करो। अगला काव्यांश है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। यहाँ हम पढ़ रहे थे कि मानवीकरण अलंकार, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मानवीकरण अलंकार को तो हम पढ़ रही है, स्वच्छंदतावादी शैली है, स्वच्छंदतावादी शैली। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब हम क्लास इस वीडियो को सुनते हैं तो एक एक शब्द को थोड़ा ध्यान से सुनना भी है। एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार सुनोगे तो ठीक तरह से यह वीडियो समझ में आ जाएगा। स्वच्छंदतावादी शैली है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। प्रश्नों का प्रकार, हमें कहाँ लिखना है, ठीक है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। यमक अलंकार हमें देखिए यहाँ अंडरलाइन की हुई है मैंने दो शब्दों पर, ठीक है। इस पंक्ति के अंदर यमक अलंकार है और पूरे के अंदर मानवीकरण अलंकार है और वर्णों की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार है। तो तीन प्रकार के अलंकारों का प्रयोग इस काव्यांश के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। और हरिगीति का छंद है, हरिगीति का छंद, ये आपके सामने है। हरिगीति का छंद है,
ये काव्यांश की जो बातें हैं ये महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये ध्यान में नहीं रहेगी तो फिर वापस से हमारे सामने दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये हरिगीति का छंद का एक उदाहरण और अंत में अलंकारिक वर्णन एक और पढ़ रहे हैं। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। पथिक आगे कहता है कि सूरज और आकाश की यह प्रेम कहानी कितनी मधुर मनोरम और उज्जवल है। कैसी मधुर मनोहर है उज्जवल कहानी, तो किसकी है? सूरज सागर की, सूरज की और सागर की, कि सूरज और सागर की, सूरज और सागर की कैसी यह प्रेम कहानी मधुर मनोरम और उज्जवल है। आगे कवि कहता है जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। इसे देखकर मन करता है कि इसे अपने शब्दों में व्यक्त करूं, प्रकृति के इस वातावरण को मैं शब्दों में व्यक्त करूं और इस प्रेममय वाणी को सारा संसार सुन सके। बानी, बानी का अर्थ है वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। प्रकृति में हमेशा स्थिरता, पावन और आनंद को प्रवाहित करने वाली सुखकारी शांति छाई रहती है। देखिए, जीवन में हम अनुभव नहीं करते हैं, प्रकृति के अंदर स्थिरता रहती है, पवित्रता रहती है, आनंद प्रवाहित मतलब हमेशा एक सुख प्रदान करने वाला आनंद रहता है। ये अगर हम प्रकृति से संबंध स्थापित करेंगे तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में प्रकृति का यह वातावरण कितना हमें, हमारे जो तीन ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों से हमें किस तरह से, इन कष्टों से किस तरह से ये प्रकृति का जो वातावरण है तीन तापों से हमें कैसे दूर करता है, किस तरह से आनंद की अनुभूति देता है, किस तरह से जीवन में शांति प्रदान करता है और हमारा जीवन सुखकारी बनाता है, ये हमें पता लगेगा। प्रकृति का वह राज्य सुंदर से भी अत्यधिक सुंदर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर। ये प्रेम का राज्य मतलब यहाँ प्रकृति से संबंधित है। प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। तो इस प्रकार से यह कविता है जो हमारे सामने है। तत्सम प्रदान खड़ी बोली के हिंदी के अंदर अलंकारिक वर्णन हरिगीति का छंद। ठीक है, माधुर्य गुण एक और बात है इसमें, माधुर्य गुण। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ काव्य सौंदर्य को लेकर, भाषा सौंदर्य को लेकर ये कविता हमने पढ़ी, जो पथिक कविता, पथिक को संबोधित करते हुए ये प्रकृति के सौंदर्य को यहाँ पर इसमें बताया गया है। एक बार इसको आप वापस पूरा पढ़िएगा तो ठीक तरह से आपको समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो भी इसकी भाव समझ में आ जाएंगे। यहाँ देखिए, हमने कुछ प्रश्नों को ये कर दिया था और पीछे भी आपको प्रश्न करने के लिए यहाँ पर दिए थे। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न है, ये प्रश्न आपको करने के लिए दिए थे क और यहाँ 4। ठीक है, फिर हम आपको ये शब्द करने के लिए दे दिए थे, ये भी आपने कर लिए होंगे। नहीं किए तो अभी भी कर लेना, हमारे दिमाग से निकल जाता है, हम वीडियो को मिस कर लेते हैं तो उस समय अगर हमें ध्यान में नहीं रहा हो तो ये शब्दार्थ, शब्द छवि हमें उतारनी है कॉपी के अंदर। पूर्व में यहाँ प्रश्न दिए थे, अब ये ख आपको करना है एक। इसके अलावा पीडीएफ के रूप में कुछ प्रश्न आएंगे, प्रश्न उत्तर, उनको आपको अपनी कॉपी में गृह कार्य के रूप में करना है। तो ये आप प्रश्न करिएगा, व्याख्या को वापस पढ़िएगा, नहीं समझ में आता है तो वापस पूछिएगा ठीक तरह से, तो सारी जानकारी आपको करवा देंगे। ठीक है, अब अगले पार्ट पर हम, अगला जो क्लास आएगी उसमें हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, वह है सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है, यहाँ हमारे लिए अगला पार्ट होगा सुमित्रानंदन पंत का। प्रकृति के ये भी सुकुमार कवि कहलाते हैं, तो इनकी देखिए प्रकृति से संबंधित कविता हम किस प्रकार पढ़ेंगे वो अगली क्लास के अंदर हम करेंगे। जब तक कि इनके प्रश्न को आप अच्छी तरह से कॉपी में कर लीजिएगा।